प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ क्लासेस में। करंट की क्लास आज अपलोड हो गई है, आप लोगों ने देख भी ली होगी और जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है उसको पूरा देख डालें और अपनी नोट्स बना डालें। ठीक है, इसके पहले करंट के पहले हम पढ़ रहे थे संविधान, और संविधान के तहत पढ़ रहे थे हम लोग मूल अधिकार, और मूल अधिकार के तहत हम लोगों ने 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक का अध्ययन कर लिया है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो मूल अधिकारों से ही जुड़ा हुआ है। कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनकी ज़रूरत किसी न किसी एग्जाम में पड़ जाती है, तो उसको भी छोड़ना नहीं। जब इतना पढ़ लिया तो इसको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। मैंने इसका नाम रखा है मूल अधिकार, चलते चलते कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक, तो यहाँ से एक चीज़ देखना है कि मूल अधिकार, जो मूल अधिकारों की बात की जा रही है, वो सबसे पहले या इनका विकास किस देश से होता है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर मूल अधिकारों के विकास के संदर्भ में क्वेश्चन पूछ रहा है तो मूल अधिकारों का सर्वप्रथम विकास हम देखते हैं कि ब्रिटेन में हुआ। ठीक है, 1215 में ब्रिटेन के राजा थे जॉन। ठीक, तो ब्रिटेन के राजा जॉन ने अपने नागरिकों को कुछ मूल अधिकार दिए, एक मैग्ना कार्टा द्वारा यानी अधिकार पत्र द्वारा कुछ मूल अधिकार दिए, और मूल अधिकारों से संबंधित पूरे विश्व के संदर्भ में वो प्रथम दस्तावेज था। ठीक है, आगे चल के ब्रिटेन में ही 1689 ईस्वी में बिल ऑफ राइट्स पारित किया गया, और उसके तहत भी ब्रिटेन के नागरिकों को कुछ मूल अधिकार दिए गए। ये तो पहली स्थिति थी। तो यहाँ ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन ये पूछे कि मूल अधिकारों का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ, ठीक है, तो ब्रिटेन। क्वेश्चन भी ऐसे ही बनेगा, सर्वप्रथम विकास किस देश में हुआ, तो ब्रिटेन। दूसरे पॉइंट पे आए तो यहाँ एक और देश आगे आ रहा है। 1789 में अगर हम देखें तो फ्रांस में, जब फ्रांस के नागरिकों ने भी मूल अधिकारों की मांग करनी शुरू की तो फ्रांस के राजा ने वहाँ एक जो है कह सकते हैं कि बिल या एक आदेश पारित किया, जिसको नाम दिया गया मानव एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र। ठीक है, इसके द्वारा फ्रांस के नागरिकों को भी कुछ मूल अधिकार प्रदान किए गए। लेकिन अच्छा ये था कि ब्रिटेन के नागरिक जहाँ अपने मूल अधिकारों को लेकर के इतने उत्साहित नहीं थे, फ्रांस के नागरिक मूल अधिकारों को लेकर के काफ़ी उत्साहित थे। ठीक है, इसका नतीजा ये निकला कि आगे चल के फ्रांस के राजा थे लुई 16वें। ठीक है, 1789 में ही फ्रांस के जो शासक थे लुई 16वें, उन्होंने कुछ मूल अधिकारों का उल्लंघन किया, और मूल अधिकारों के उल्लंघन करने के कारण लुई 16वें को दे दी गई फांसी। ठीक है, तो ये दो देश ध्यान में रखना है, ब्रिटेन नहीं होगा तो हम आ जाएंगे फ्रांस पर। ठीक, अब आगे अगर हम देखें तो एक देश और हमको देखना है, अमेरिका, क्योंकि हमने भी जो अपने यहाँ मूल अधिकार लिए हैं वो किस देश से प्रभावित हैं, अमेरिका से ही। ठीक है, तो अमेरिका के मूल संविधान में मूल अधिकारों की चर्चा नहीं की गई थी, कोई भी उल्लेख नहीं था। लेकिन आगे चल के 1791 ईस्वी में अमेरिकी संविधान में संशोधन द्वारा अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स जोड़ करके वहाँ के नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए। अब यही ध्यान में रखना है कि अमेरिका पहला देश है जिसके संविधान में मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है। अब क्वेश्चन 2, ठीक है, कि मूल अधिकारों का विकास किस देश में हुआ, या सबसे पहले मूल अधिकारों के विकास में किस देश ने अपना योगदान दिया, तो ब्रिटेन। दूसरा ध्यान में रखना कि अगर क्वेश्चन बदल दिया जाए और ऐसा पूछा जाए कि सबसे पहले किस देश के संविधान में या किस देश ने अपने संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया, तो वो हो जाएगा अमेरिका। इसी दो क्वेश्चन पे ध्यान रखना। तीसरा क्वेश्चन ये ध्यान रखना है कि किस देश के राजा को मूल अधिकारों के उल्लंघन के कारण फांसी दे दी गई, तो फ्रांस, लुई 16वां। ठीक है, ये 4 पॉइंट ध्यान में रखना है। अब इसी को देखते हैं भारत के संदर्भ में, आखिर भारत में क्या मूल अधिकारों की मांग कब से शुरू हुई। ठीक, तो जब भारतीय पढ़ने लिखने लगे गए, जब अंग्रेजी उनको आने लगी, जब पूरे विश्व के साथ उनका संपर्क स्थापित हुआ, तो वो भी मूल अधिकारों के बारे में जाने। ठीक है, तो भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ऐसा पहला इंसिडेंस आता है संविधान विधेयक 1995। तो संविधान विधेयक 1995 के माध्यम से भारतीयों ने मूल अधिकार की मांग की थी। इसको स्वराज विधेयक भी कहते हैं। ये कभी पास नहीं हुआ। ठीक है, अंग्रेजों ने इसे कभी पास नहीं होने दिया, तो ये वैसे ही आया और ख़त्म हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर देखें तो अगला जो है, कांग्रेस ने अपने मन से 1917 से 1919 के दौरान कांग्रेस ने अपने मंच से मूल अधिकारों की मांग रखी। तो जाहिर सी बात है, हम गुलाम थे तो अंग्रेज सुनने वाले कहाँ थे, मूल अधिकार दे देते तो वो कैसे राज कर पाते। तो बात आई गई 1925 में श्रीमती एनी बेसेंट ने, ठीक है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से, ठीक,
कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से एनी बेसेंट ने मूल अधिकारों की मांग रखी 1925 में। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार की, इसके माध्यम से भी मूल अधिकारों की मांग रखी गई। ध्यान होना चाहिए कि नेहरू रिपोर्ट में जो मूल अधिकारों की संख्या थी वो थी 19। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट में 19 मूल अधिकार थे, ये ध्यान रखना, ये हिस्ट्री से भी पूछ लेता है, यहाँ से भी। अब इसके अलावा भी कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए, जैसे 1931 का कराची अधिवेशन, वहाँ भी कांग्रेस ने 1931 के कराची अधिवेशन में भी मूल अधिकारों की मांग रखी। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्रिटेन के 1931 में, वहाँ भी उन्होंने मूल अधिकारों के संदर्भ में अपनी मांग रखी। लेकिन 1935 का अधिनियम जब पारित हुआ तो इन मूल अधिकारों के ऊपर ब्रिटेन की सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, और अंततः ये मूल अधिकार तब जुड़े जब देश आज़ाद हुआ, तब जब अपना संविधान बना तब उनको जोड़ा गया। ठीक है, तो विद्यार्थियों आगे देखते हैं एक और मूल अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला कि क्या मूल अधिकारों में संसद संशोधन कर सकती है। तो ये मैटर जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ये ध्यान रखना है कि वनडे परीक्षाओं में शायद ही कभी पूछा जाए। पूछने को तो पूछा जा सकता है, 2 चीज़ें पूछी जा सकती है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा वनडे के पॉइंट ऑफ रिव्यू से। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि जिसको एसआई देना हो, जिसको समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी देना हो, जिसको पीसीएस देना हो, यहाँ तक कि आईएएस तक के लोग भी इसको ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा है, क्या मूल अधिकारों में संसद संशोधन कर सकती है। अब देखा जाए, इसका परीक्षण किया जाए तो 4 केस हैं, उससे परीक्षण करते हैं 5 केस। तो पहला केस हमारे पास है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 का मामला, और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 का मामला। ठीक है, इन दोनों मुकदमों में उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के अधीन संसद संशोधन कर सकती है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हुआ कि शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ वाद 1951 और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान वाद 1965 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद मूल अधिकारों में अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन कर सकती है। ठीक है, अगला मुकदमा जो चर्चित रहा वो था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का मामला। ठीक है, तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश दिया कि संसद 368 के अधीन मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, यही ध्यान रखना है कि जैसे ही गोलकनाथ बनाम वाद में ये फैसला आया, वैसे ही 1970 में और ये संशोधन लागू हुआ 71 में, तो 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मुकदमे के फैसले को कमजोर करने के लिए सरकार ने एक संविधान संशोधन किया, वो था 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। इसके तहत जो प्रावधान था मुख्य वो था कि अनुच्छेद 13 में जो संशोधन है उसको स्पष्ट किया गया। अगर अनुच्छेद 13 याद होगा तो 13 के 2 खंड हमने बताया था कि बहुत ध्यान रखना। एक तो अगर जब देश आज़ाद हो रहा है या जब संविधान लागू हो रहा है उससे पहले अगर कोई ऐसी विधि बनाई गई है जो मूल अधिकारों को छीनती है तो वो शून्य मानी जाएगी। 13(2) क्या कहता था कि देश की आज़ादी के बाद अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो मूल अधिकारों को छीनती है तो जिस मात्रा में वो मूल अधिकारों को छीन रही उस मात्रा पे वो विधि शून्य मानी जाएगी। तो यहाँ जो 24वां संविधान संशोधन 1971 पारित किया गया, वहाँ ये क्लियर किया गया कि संसद द्वारा अनुच्छेद, ये ध्यान रखना है कि 368 के अधीन ही संसद को संविधान संशोधन की शक्ति मिली हुई है। ठीक है, तो यहाँ ये क्लियर किया गया कि 368 के अधीन संसद अगर संशोधन करती है तो अनुच्छेद 13(2) में जो विधि शब्द का प्रयोग किया गया है वो उसमें शामिल नहीं है। यानी गोलमोल तरीके से देखा जाए तो सरकार ये कहना चाह रही है कि हम संसद चाहे तो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ठीक है, आगे चल के सबसे चर्चित वाद आया। यहाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में ना 11 जजों की पीठ थी जिसने 6-5 से ये फैसला सुनाया था। ठीक है, अगला अगर हम देखें तो अगला मुकदमा अपने पास है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का मामला था। ठीक, इस मामले को हम लोगों ने कई बार पढ़ा है, यहाँ फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसकी संशोधन की शक्ति वहीं तक सीमित होगी जिससे मूल अधिकारों या मूल संविधान की मूल भावना आहत न हो। ठीक है, ये समझ में आया।
तो ये जो केशवानंद भारती बनाम वाद आया, इसके बाद 73 में इसका फैसला आया, और उसके बाद भी सरकार जो थी वो चुप नहीं बैठी। उसने जो है एक नया संविधान संशोधन लागू किया, या एक नया संविधान संशोधन सरकार लेके आई, और वो संविधान संशोधन था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद को कमजोर करने की कोशिश की गई। ठीक, तो यहाँ ध्यान रखना है कि जब 42वां संविधान संशोधन हुआ ना, उसमें दो प्रावधान, मैं बता दूं, दो प्रावधान ऐसे थे जिसके ऊपर हमको ध्यान रखना होगा। दो प्रावधान, और ये प्रावधान इस संशोधन द्वारा जुड़ रहे थे अनुच्छेद 368 के खंड 4 और खंड 5 में। तो प्रावधान था, संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन की वैधता को किसी भी आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाती। ये 42वें संविधान संशोधन के तहत था। ठीक, और अगला था, संसद की संविधान संशोधन की शक्ति की कोई परिसीमा नहीं है। ठीक है, तो ये दो चीजें 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 के खंड 4 और 368 में दो खंड बनाकर खंड 4 और खंड 5 बना करके जोड़ दी गई। ठीक, तो मामला यहीं पे नहीं रुका, आगे चल के एक और केस आता है, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, 1980 का मामला। हाँ, इस केस में उच्चतम न्यायालय ने दो चीजें स्पष्ट की। पहला कि उच्चतम न्यायालय ने ये मान लिया कि संसद चाहे तो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ठीक है, दूसरा कि परंतु यह व्यवस्था भी इसके साथ साथ इस केस में दे दी गई कि संसद द्वारा जो भी संशोधन किया जाएगा, न्यायपालिका संशोधन की वैधानिकता को जांचेगी। जांचेगी का मतलब कि न्यायपालिका देखेगी कि संसद ने जो संशोधन किया है वो न्यायोचित है या नहीं। ठीक है, जो दूसरा प्रमुख प्रावधान था इसमें वो ये है कि यदि कोई संविधान संशोधन संविधान के आधारभूत ढांचों के प्रतिकूल है, यानी कि वही केशवानंद भारती वाला मामला, कि अगर कोई संसद कोई ऐसा संविधान संशोधन करती है जो संविधान के आधारभूत ढांचे को, ठीक है, आधारभूत ढांचे पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, तो उस विधि को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी आधार पर उच्चतम न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन के तहत जो अनुच्छेद 368 में खंड 4 और खंड 5 जोड़े गए थे उसको शून्य घोषित कर दिया या असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो ठीक, तो पूरा निष्कर्ष निकल करके ये आता है कि संसद को ये शक्ति है कि वो कि मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसकी शक्ति असीमित नहीं है। मूल अधिकारों में वहीं तक संशोधन कर सकती है जिससे कि मूल अधिकार या संविधान की मूल भावना आहत न हो। ठीक है, आगे ये ध्यान रखना है कि दो केस देखिए, केशवानंद भारती और मिनर्वा मिल्स। ठीक है, तो यहाँ ये वनडे वालों के लिए बता रहा हूँ, तो ये ध्यान रखना है कि ये मूल भावना किसकी मूल भावना? संविधान की। ठीक है, संविधान की मूल भावना को व्यक्त करने वाले ये दो केस, इन्हीं दो केसों से ये निकल के आया कि संविधान की मूल भावना आहत नहीं होनी चाहिए, या संविधान की मूल भावना क्या है उससे संसद खिलवाड़ नहीं कर सकती। ठीक है, अभी दो चीजें और मैं इसमें बता देना चाहता हूं कि मूल अधिकारों के निलंबन के संदर्भ में, तो मूल अधिकारों के निलंबन के संदर्भ में आगे भी पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ दो अनुच्छेदों की चर्चा कर दूं कि मूल अधिकारों का कब निलंबन होगा। अगर हम मोटा मोटा देखें तो ऐसा कहा जाता है कि जब देश में आपातकाल लगा हो, यानी अनुच्छेद 352 के तहत जब राष्ट्रीय आपात लगा हो, तो वहां पे मूल अधिकारों अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी मूल अधिकार निलंबित हो जाएंगे। ऐसा तुम लोगों ने देखा है ना। तो यहाँ दो अनुच्छेदों की चर्चा करनी है, 358 और 359। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी इसको छोड़ रहा हूँ, रीजन ये है कि गहराई ज़्यादा हो जाएगी, और वैसे भी आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं, तो इतनी ज़्यादा गहराई होगी तो और नहीं देखना पसंद करेंगे, तो बाद में कभी इसकी चर्चा करेंगे। और बस यहाँ ध्यान रखना है कि मूल अधिकार कभी समाप्त नहीं होंगे, मूल अधिकारों का निलंबन होगा, और मूल अधिकार 20-21 को छोड़ करके ही बाकी सभी मूल अधिकार निलंबित किए जाएंगे। 358 के तहत अनुच्छेद 19 के उपबंधों को निलंबित किया जाता है। ठीक है, और 359 के तहत अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में दिए हुए जो हमारे स्वतंत्रता के अधिकार हैं उनके निर्बंधन की बात है। ठीक है, और 359 में ये चर्चा की गई है आपातकाल के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार
निलंबित हो जाएंगे। या निलंबित का मतलब यहाँ एक चीज ध्यान में रख लेनी है कि निलंबित का मतलब यहाँ जो सेंस निकल के आ रहा है ना, वो ये है कि अगर आपातकाल लगा हुआ, अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम पहले चले जाते हैं अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय। लेकिन अगर 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगा है तो हमारी यही शक्ति खत्म हो जाती है, यानी हम अपने मूल अधिकारों के लिए अगर हनन हो भी रहा है तो हम उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय नहीं जा सकते। इसी को कहा जाता है मूल अधिकारों का निलंबन। ठीक है, तो यहाँ ये भी क्लियर है। सबसे लास्ट में ये सारे मूल अधिकार निलंबित हो जाएंगे, लेकिन बचेगा कौन, अनुच्छेद 20 और 21, ये निलंबित नहीं होगा। ये कब जोड़ा गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होंगे। ठीक है, और भी बहुत कुछ चीज़ें पढ़ने की। धीरे धीरे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ेगी, क्लास बढ़ने का मतलब कि जैसे जैसे हम पुराने होंगे यूट्यूब पे, वैसे वैसे व्यवस्थाएं और बढ़ेंगी। ठीक है, अभी ये ध्यान रखना है कि बहुत जल्दी ही ये तो ऐसे चलता रहेगा, ये टॉपिक वाइज हर चीज़ में पढ़ाऊंगा फुल, यानी कि पूरी जानकारी आपको मिलती रहेगी। लेकिन अगर कोई परीक्षाएं बीच में पड़ती हैं, जैसे अभी समीक्षा अधिकारी आ रही है, सहायक समीक्षा अधिकारी आ रही है, अभी पुलिस की वैकेंसी आनी बाकी है, हो सकता है 1-2 महीने में आ जाए। तो जैसे जैसे वैकेंसी आती जाएंगी और उसी आधार पर हर वैकेंसी के लिए अलग अलग क्लास ली जाएगी। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिए, हमारे साथ लगे रहिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करना ना भूलिए और अपने दोस्तों को भी चैनल से जोड़ने का प्रयास करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो अपनी होगी राज्य के नीति के निदेशक तत्व या भूगोल का चैप्टर है भारत की भूगर्भिक संरचना। हो सकता है दोनों मिल जाए आपको, अगर मौसम अच्छा रहा तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।